हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आज अपन आरआरबी एएलपी की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी 25 नवंबर को उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी पारितंत्र इकोसिस्टम में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। कि कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होती है, फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है, तो उस खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्टर होता है। प्रोडक्टर होता है जो क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। सेकंड होता है प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। और थर्ड पे होता है टर्सरी कंज्यूमर। प्रोडक्टर क्या होते हैं, जो बनाने का कार्य करते हैं, जो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो खुद भोजन बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोडक्टर होते हैं। जो जैसे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, कोई भी जीव हो, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। कोई भी हो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्टर पे डिपेंड होते हैं। तो अपन को इसमें पूछा है कि इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन मौजूद होते हैं। उसमें ऑप्शन दिया अपन को प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कौन से होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अपना प्रोडक्टिव, कि प्रोडक्टर जो होते हैं, उत्पादन करने वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोडक्टर होते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा फूड बनाने का कार्य करते हैं। और उस बनाए हुए फूड को कौन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर करते हैं। और जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ही हर एक इकोसिस्टम में ऐसे एक चेन चलती रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोडक्टर, प्रोडक्टिव, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो पीएस की क्रिया के द्वारा फूड सिंथेसिस करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपना डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एग्जाम्पल है। तो देखो, स्पंज, सेकंड है रबर, थर्ड है फेस क्रीम, फोर्थ है फोम। तो जो इमल्सन का एग्जाम्पल होता है वो क्या होती है, फेस क्रीम होती है। कि जो एविले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इमल्सन कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है अपना, जाइलम का कार्य क्या है। देखो, जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। जो जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं। स्पेसिफिक टिश्यू, तो ये टिश्यू प्लांट में क्या करते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्लोएम और जाइलम होता है। फ्लोएम में अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे सिव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये 4 सेल्स इनमें पाई जाती हैं। और जो जाइलम होता है, वैसे ही जाइलम में क्या होती है, वाहिनी और वाहिनिकाएं, और जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। ये 4 इनमें पाए जाते हैं और 4 इनमें पाए जाते हैं। तो इनमें पूछा है अपन को जाइलम के क्या कार्य होते हैं।
तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। सेकंड है कंडक्शन ऑफ फैट, कि वसा का संवहन करना। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जल एवं खनिज का संवहन। फोर्थ ऑप्शन है भोजन का संवहन करना। तो इनमें से जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का हमेशा कार्य होता है जल और खनिज लवण को जड़ों से लेके पादप के ऊपर, जहाँ फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, जैसे लीव्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जाइलम टिश्यू क्या करता है? जो मिनरल एंड वाटर होता है उसको क्या करता है? जड़ों से लेता है और लेके कहाँ पहुँचाने का कार्य करता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत ऊपर की तरफ पहुँचाने का कार्य करता है। कि लीव्स में जो वाटर काम में आएगा उसको कौन पहुँचाने का कार्य करता है? जाइलम कार्य करता है। और जो प्लांट के अदर जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में खनिज और वाटर की जो आवश्यकता होती है उसको कौन पहुँचाता है? जाइलम पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर एक स्पेसिफिक टिश्यू में एक आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का हमेशा जो कार्य होता है वो होता है भोजन का संवहन करना। कि जो लीव्स होती हैं, प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, जैसे कुछ में क्या होता है? स्टेम होता है, कुछ में लीव्स होती हैं, तो ये क्या करती है? पीएस की क्रिया के द्वारा फूड सिंथेसिस करती है। उस फूड को प्लांट के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य जो करता है वो कौन कौन सा टिश्यू करता है? स्पेसिफिक टिश्यू। उस स्पेसिफिक टिश्यू का क्या नाम है? उस स्पेसिफिक टिश्यू का नाम है फ्लोएम। ठीक है, तो इसमें 4 सेल पाई जाती है, इनमें भी 4 सेल पाई जाती हैं। तो फ्लोएम का कार्य क्या हो गया? फूड ट्रांसपोर्टेशन करना। और जाइलम का क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इसका अकॉर्डिंग अपना आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है, जो मोशन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। तो देखो डेल P अपॉन डेल T समानुपाती F, बल के समानुपाती होता है। डेल P इक्वल F इंटू डेल T, ये किसका? बल तथा समय में परिवर्तन किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होता है। तो अपना आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन तथा कार्बन दोनों दहन होती हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? अपन को क्या प्राप्त होता है? तो देखो क्या है? कार्बन किससे में दहन हो रहा है? O2 की प्रेजेंस में दहन हो रहा है। क्या बनाएगा? CO2। यह एक योगात्मक अभिक्रिया भी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कार्बोनिक अम्ल गलत, मेथेन ये तो CH4 हो गया, ये भी गलत हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये भी गलत हो गया। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? CO2, जो एटमॉस्फेयर में कितने % पाई जाती है? 0.003% पाई जाती। किस रूप में पाई जाती है? ये CO2 के रूप में पाई जाती है। सॉरी, जो CO2 होती है वो वायुमंडल में 0.003% पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर सी सही होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसे अशुद्धियों के लिए किया जाता है। जो अयस्क होते हैं तो उन अयस्क को विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से उनमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उन अशुद्धियों को अलग करा जाता है। तो इस अशुद्धि में जो रेत और जो मिट्टी होती है उस अशुद्धि को क्या कहा जाता है कि मान लो प्रकृति से अयस्क निकला, उस अयस्क में क्या होता है, मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो उन अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग। तो ऑप्शन डी अपना सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। ऑप्शन है एग, सेकंड है स्मूथ मसल्स, थर्ड है अमीबा, फोर्थ है नर्वस सेल। कि कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो अपना आकार बदलती रहती हैं। तो देखो इसमें जो अमीबा होती हैं, ठीक है, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है। इस एक कोशिका की पूरी सतह बाह्य वातावरण के संपर्क में रहती है। तो इसी एक कोशिका के द्वारा सभी कार्य करे जाते हैं। अगर इस कोशिका में लोकोमोशन के लिए ये क्या करती है, स्यूडोपोडिया बनाती है। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, काल्पनिक पैर होते हैं। कि ये गति करने के लिए क्या बनाती है, स्यूडोपोडिया बनाती है, मतलब काल्पनिक पैर बनाती है जो इनको लोकोमोशन में सहायक होती है। तो ये कोशिका होती है जो अपना आकार बदलती रहती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सभी कार्य जैसे एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया और जो रेस्पायरेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, उनके सभी के सभी जो कार्य करे जाते हैं वो सभी के सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही करे जाते हैं। तो जो उनकी बाह्य सरफेस होती है, स्किन होती है, उसी स्किन से क्या करते हैं, वो पदार्थों को अंदर लेते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, सीक्रेट बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सक्रीशन की क्रिया भी उसी के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न है, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, क्या होगी। तो अब देखो अपन को क्या दिया गया, वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर प्रति सेकंड, अपन को मास दिया गया है 2 kg। अब अपन को क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ 1/2 mv²। अब रख दो, इसमें पुटअप कर दो 1/2 इंटू मास कितना है 2 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है 5 इंटू 5, तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 जूल। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। तो एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी 25 जूल होगी। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में करवाया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था। अब देखो कि जो न्यू बॉर्न होता है, बेबी होता है, उसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो किससे इफेक्टेड होते हैं। क्या सिर्फ वो पेरेंटल जो डीएनए होता है उससे इफेक्टेड होता है, या फिर जो मैटरनल डीएनए होता है सिर्फ इसी से इफेक्टेड होता है, या फिर बोथ आर होता है, यानी दोनों से इफेक्टेड होता है। तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो स्पर्म होते हैं और ओवम होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये दोनों मिलके क्या करते हैं 23 क्रोमोसोम इसमें और यही 23 क्रोमोसोम इसमें होते हैं, मिलके क्या बनाते हैं
जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट में कितने हो जाते हैं, दोबारा 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो जो कैरेक्टर्स आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, वो किस वजह से आती हैं, इस क्रोमोसोम की वजह से आती हैं। तो आधे क्रोमोसोम इस तरफ से आ रहे हैं, आधे क्रोमोसोम फीमेल से आ रहे हैं, आधे मेल से आ रहे हैं, मिलके दोनों जाइगोट बनाते हैं। तो इफेक्टेड जो होना है वो किससे होगा, पैरेंटल प्लस मैटरनल दोनों से होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा कि मातृक और पितृक दोनों डीएनए से क्या होता है, समान प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है। ठीक है, मिलीलीटर, मिलीग्राम, ग्राम, और ये यू क्या है, यूनिफाइड। तो द्रव्यमान की इकाई का क्या प्रतीक है, यूनिफाइड, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या हो जाएगा, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका आंसर सही क्या होगा, डी, यूनिफाइड क्या है, इसकी यूनिट होती है मास की। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट है, परागण, जो पोलिनेशन की क्रिया क्या होती है। तो क्या पोलिनेशन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या होता है, फीमेल ऑर्गन का पार्ट होता है, तक स्थानांतरण। कहीं ना कहीं ये चीज अपन को सही लग रही है तो इसको एक बार छोड़ते हैं। सही देखना है तो अपन पहले 3 गलत को इनका गलत करेंगे। सेकंड है, परागण फूलों में कीटों का आना है। जी बिल्कुल भी नहीं। परागण के लिए जो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होता है उसके लिए कीट क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो ये वाला आंसर ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है, परागण बीजांड में पराग नलिका की क्या है, वृद्धि है। जो ओव्यूल होते हैं उनमें क्या होता है, एक पोलन ट्यूब बनती है। तो ये क्रिया क्या परागण कहलाती है, बिल्कुल भी नहीं कहलाती। फोर्थ ऑप्शन है, परागण परागणों का क्या है, जर्मिनेशन होता है, ये भी नहीं होता है। तो मतलब पोलिनेशन की क्रिया क्या होती है, जो पोलन ग्रेन होते हैं जो पुंकेसर से वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ये क्रिया क्या कहलाती है, पोलिनेशन कहलाती है। कि परागण की क्रिया वह होती है जिसमें पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। कि देखो, अम्ल प्लस क्षार, एसिड एंड बेस क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस H2 जल, वाटर बनाते हैं। तो अपन देखो यहाँ पे अम्ल और क्षार की क्रिया हो रही है, तो क्या बन रहे हैं, साल्ट प्लस वाटर बन रहे हैं। ऑप्शन देखो, ये लो, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। केवल जल नहीं, लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं, केवल लवण नहीं, ओनली साल्ट। अब देखो, अम्ल लेते हैं अपन HCl, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH। क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, NaCl साल्ट प्लस H2O। तो ये अपना आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किसी जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव करा जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, डिस्चार्ज होना नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, डेफिकेशन नहीं, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गन का क्या होते हैं, जैसे स्किन होती है, किडनी होती है, और लंग्स होते हैं, है ना। तो स्किन से क्या स्वेटिंग होती है, जैसे पसीना निकलता है। तो पसीने से क्या होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो अपनी बॉडी से
बाहर आते हैं, जैसे यूरिया बाहर आता है ना, और अदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सीक्रेट होते हैं। किडनी होती है, किडनी के थ्रू क्या होता है, यूरिया, मानव क्या है, ह्यूमन क्या होता है, क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है, यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। तो किडनी क्या करती है, यूरिया का सीक्रेट करती है। लंग्स होते हैं, लंग्स से क्या होता है, O2 अपन लेते हैं, CO2 अपन क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो जो लंग्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपने बॉडी में क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करने का कार्य करते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना होती है। एक क्या होते हैं, मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, एक क्या होता है, लेंस होता है। जो दर्पण होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जो प्रकाश के गुण धर्म होते हैं, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, है ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन की क्रिया पे डिपेंड करता है। और जो लेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की क्रिया पे, परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन पे डिपेंड करता है। तो दर्पणों का प्रतिबिंब बनने में शामिल परिघटना कौन सी होती है, परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, Fe3O4 बनाते हैं। अब देखो अपन को क्या बनाना है, Fe3O4, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसमें Fe है वो +4 स्टेज में है, ठीक है। तो देखो क्या बनाना है, आयरन परमाणु के 3 अणु, आयरन के कितने ले लिए, 3 ले लिए, प्लस H2O, H2O के कितने यूज होंगे, यहाँ पे अपन को क्या करना है, H2O के अणु बताने हैं। तो अब देखो इसको क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो इसके अणु अपने पास निकल के आ जाएंगे। तो Fe3 है, O कितने हैं, 4 हैं, O कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। तो देखो बैलेंस हो गई ना, Fe की कितने अणु हैं, 3 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। अब अपने पास क्या बची है, हाइड्रोजन गैस, तो 4H2, ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, निकलती है। तो अपन को ये बनाना है, तो इसमें अपन को कितने जल के अणु की आवश्यकता होगी, तो बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, तो अपन को कितने अणु की आवश्यकता होगी, 4 अणु की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, कि कौन सा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे अपन वाटर के एग्जांपल से देखते हैं कि अगर अपन नींबू पानी बनाते हैं तो वाटर में क्या करते हैं, शुगर मिलाते हैं, नींबू पानी डालते हैं, तो वो क्या होता है, अच्छे से मिक्सर उसका बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तो जो चीनी अपन ने डाली है, सॉलिड फॉर्म में चीनी डाली है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें वो क्या होती है, धीरे धीरे मेल्ट होके उसमें घुल जाती है। तो इसका मतलब, उस पानी में घुलने का मतलब क्या है, उसमें क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस से पाया जाता है, और जो ठोस पदार्थ है वो जाके उस मैटर में, उस जगह में, स्पेस में समा जाता है और वो स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है अपन को ये बताना है, वाटर का
बॉयल होना, पानी का बॉयल होना। पानी का बॉयल होना अपन को क्या दर्शाता है कि पानी में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि कण क्या करते हैं, गति करने लग जाते हैं। ये दिखाता है। लोहे की कील का टूटना, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। अगरबत्ती का जलना, लोहे की कील का टूटना, ये कौन सा एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंजेस है। और थर्ड ऑप्शन अपना है अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती का जलना क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। अब अपन को पूछा है रिक्त स्थान होते हैं। तो पोटेशियम मैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना, समान रूप से घुलना की KMnO4, ये क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जल में घुल जाना क्या होता है, ये दिखाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, ये दिखाता है। तो अपना आंसर, इसके अकॉर्डिंग आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु की दूरी पूछी है अपन को, कि बिंब की दूरी पूछी है, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है। और पूछी किसकी है, बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी पूछी है अपन को। तो देखो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, जब किसी वस्तु को फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, फिर है सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनता है, एक रियल इमेज बनती है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब अपन को ऑब्जेक्ट की दूरी पूछी है। तो देखो इसका एक दर्पण का एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इससे अपन इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब देखो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव चिन्ह होते हैं और राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो किस तरह बनते हैं, लेफ्ट साइड ही बनते हैं। तो देखो तो ये प्रतिबिंब की दूरी भी अपन को क्या लेनी पड़ेगी, माइनस में चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। तो ये भी अपन को प्रतिबिंब की दूरी -20 लेनी पड़ेगी। फोकल लेंथ भी क्या है, लेफ्ट साइड है, तो ये भी क्या है -10, और बिंब की दूरी भी अपन को माइनस में लेनी पड़ेगी, ये अपन को निकालनी है। तो 1/f अपन को कितना दिया हुआ है, 1/- -10 दी हुई है, इक्वल 1/v कितनी है, -20 दी हुई है, प्लस 1/u अपन को निकालनी है। अब 1/u को इधर ले आओ, u को रहने दो, 1/- 10 माइनस इधर आएगा, 1/20 को लेफ्ट साइड लेके आना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। अब देखो एलसीएम लो, 20 -2 + 1, तो क्या हुआ -2/20 -1/20 क्या 1/u, ठीक है, ये मिला है। तो फिर u इक्वल -20। तो अपना आंसर क्या सही होगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, -20 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं लगाई,
-20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा क्या होगी? कि अपन को करंट निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I = Q/T। अब देखो अपन को कूलम दिया हुआ है, तो क्या 100 कूलम और ये टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड। ठीक है, अब इसको काट दो, क्या बचा? 2 एम्पियर आ जाएगा। कूलम प्रति या फिर कूलम प्रति सेकेंड, ये इसकी 2 यूनिट होती हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? सही 2 एम्पियर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? जो वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली होती है ना, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो वो पैटर्न रेखाओं का वो किसको बताती है? वो किसको बताती है? डायरेक्शन ऑफ करंट को बताती है। जो क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, वो किसको बताती हैं? धारा की दिशा को बताती है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है? जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है क्या होता है? 6 × चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब देख लो, इसके अकॉर्डिंग निकाल लो कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी पे 10 किलो की है, कि देखो पहले ये निकालते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। मान लो अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु कितनी है? 60 kg की है, तो वही वस्तु चंद्रमा पे कितनी की होगी? 10 kg की होगी। इस भार को इक्वल करने के लिए अपन को इसको 6 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार होता है वह क्या होता है? जो चंद्रमा पे जो भार होता है उसका क्या होता है? 6 गुना होता है। तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु 60 किलो की है, चंद्रमा पे वो कितने किलो की होगी? 10 किलो की होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही निकल गया। फिर देख लो, जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पे मापते हैं तो एक समान बिल्कुल भी नहीं आता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना बिल्कुल भी नहीं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर मतलब 6 गुना पृथ्वी पे अधिक, मान लो कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पे अगर कोई 60 किलो है तो वो चंद्रमा पे क्या होगा? 10 किलो। वो नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे 60 kg की है, 50 मान लो कि अगर 50 किलो की है तो वो चंद्रमा पे 5 किलो की होगी। ठीक है, सॉरी 5 किलो गलत, जो 60 kg की है तो वो चंद्रमा पे 10 किलो की होगी। ये अपना आज की 3rd शिफ्ट के प्रश्न सोल्व कर लिए, 20 प्रश्न। आगे की सभी शिफ्ट के प्रश्न अपन ऐसे ही सोल्व करेंगे। थैंक यू।